स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज न्यूज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। बस सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में देर रात बीच सड़क पर एक कार सुहा हो गई। सफदरजंग इलाके में रात को तकरीबन 10 बजे फिएट पोलियो कार में अचानक आग लग गई। हादसे की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। कार में सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कार जलकर खाक हो चुकी थी। आग कैसे लगी, जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग क्लास 7वीं की छात्रा है। नाबालिग के साथ रेप लड़की को ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने किया। जॉनसन नाम का टीचर नाबालिग लड़की को ट्यूशन पढ़ाने आया था, लेकिन घर में लड़की को अकेला पाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो आरोपी जॉनसन के पास लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया है, जिससे साफ हुआ है कि वो काफी दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था। आरोपी जॉनसन के खिलाफ पुलिस ने रेप और पॉस्को की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी जॉनसन के परिवार वालों की माने तो जॉनसन बेकसूर है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दिल्ली के महरौली इलाके में मंदिर के अंदर 7 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया। बच्चियों के साथ रेप जन्माष्टमी की रात तक किया गया। आरोप है कि बच्चियों से रेप मंदिर के पुजारी ने किया। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पुजारी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और रेप का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में गिरीश चंद्र नाम के एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करके बदमाश फरार हो गए। गिरीश चंद्र की हत्या महरौली के शमसी तालाब के पास की गई। शमसी तालाब के पास 2 बाइक सवारों ने गिरीश चंद्र अग्रवाल को गोली मारी और उनकी गाड़ी से लाखों रुपए कैश और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। पुलिस का मानना है हत्या लूट के इरादे से की गई। गिरीश चंद्र बसंत कुंज इलाके में रहते थे और महरौली में उनका सरिया सीमेंट का बिजनेस है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में मजाक करने पर 3 दोस्तों ने मिलकर एक लड़के को चाकू मार दिया। लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पवन नाम का लड़का अपने जानने वाले मोहनीश और नरेश शर्मा से मजाक कर रहा था। मजाक के चक्कर में लड़ाई हुई। वहीं आरोपियों का कहना है कि उन्होंने अपने बचाव में चाकू चलाया। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग का शव सेक्टर 3 में उनके ऑफिस के बाथरूम से मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलाया। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग का शव सेक्टर 3 में उनके ऑफिस के बाथरूम से मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में आवारा कुत्तों ने 3 साल की एक मासूम को बुरी तरह से काट लिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची यास्का को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नंदनगरी के A1 ब्लॉक में रहने वाली ज्ञान सिंह की बेटी यास्का की हालत गंभीर है। इलाके के लोगों का आरोप है कि एमसीडी से कई बार शिकायत की गई, कार्रवाई नहीं हुई। ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। वैगनार कार ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में परी चौक रोड डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अपने रिश्तेदार से मिलकर नोएडा लौट रहे 5 लोग कार में सवार थे, जिनमें 4 की मौत हो गई। कार पलटने के बाद सड़क क्रॉस कर रहे 3 लोगों से टकराई, जिसकी वजह से 3 लोगों की भी मौत हो गई। हादसे में बची बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए 2 लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर और बरेली के बीच कर्मभूमि एक्सप्रेस में लूट की वारदात के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। रामपुर स्टेशन से निकलते ही 1 दर्जन हथियारबंद बदमाश ट्रेन में सवार हुए और जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने यात्रियों के जेवर नकदी तो लूटे ही, साथ ही महिलाओं पुरुषों को जमकर पीटा। बदमाश 1 घंटे तक ट्रेन में लूटपाट करते रहे, लेकिन रेलवे पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। ट्रेन की रफ्तार कम हुई तो बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद यात्रियों ने सहारनपुर स्टेशन पर हंगामा किया। तकरीबन 250 यात्रियों के साथ लूट की वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सहारनपुर में बीजेपी चुनाव दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल और विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार राजीव गुंबर के समर्थकों के बीच हुआ। राघव लखनपाल के समर्थक गुंबर को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को काले झंडे भी दिखाए गए। यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर में एक तांत्रिक और उसके साथी पर दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया।
महिला के सिर पर भूत का साया बताकर इलाज के नाम पर तांत्रिक और उसके साथी ने गैंगरेप किया। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के एक इंस्टीट्यूट में बीटेक के एक छात्र ने सीनियर की मार पिटाई से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बिजनौर का रहने वाला कल्पित त्यागी बीटेक मैकेनिकल का छात्र था। मारपीट के बाद छात्र ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की थी, लेकिन आरोपी सीनियर छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर पारसनाथ यादव के बेटे राज यादव लाल बत्ती लगी गाड़ी से मेरठ पहुंचे। मीडिया को अपने पीछे आता देखकर मंत्री जी के बेटे ने माफी भी मांगी और कहा कि उन्हें लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। गाजियाबाद के शहर कोतवाली में एक अजगर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल के लोगों ने एक दूसरे गुट से इस अजगर को पकड़ा और इसे तस्करी का मामला बताकर हंगामा किया। मामला शहर कोतवाली तक पहुंच गया। पुलिस ने अजगर को वन विभाग को सौंपकर जांच शुरू कर दी। कानपुर के थाना बेदनू क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते 3 लोगों ने एक व्यक्ति को पहले गोली मारी, फिर उस पर चाकुओं से कई बार वार कर दिया। आरोप है कि लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले सुशील पर गांव के ही नरेंद्र यादव, ध्रुव यादव और हरप्रसाद यादव ने जानलेवा हमला किया। राहगीरों ने सुशील को खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी। आनंद फानन में सुशील को हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि इसके पहले भी सुशील के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी। इलाहाबाद में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर 75 लाख स्मैक और 3 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। छापेमारी की कार्रवाई मुखबिर से मिली खबर के बाद हुई। रंजीत उर्फ रकीबुल और तारा शाहदेव मामले में निकाह पढ़ने वाले काजी का बड़ा बयान सामने आया है। निकाह कराने वाले काजी ने कहा, निकाह के वक्त तारा को लाने में बहुत देरी हुई थी और जब तारा आई तो निकाह के लिए राजी नहीं दिख रही थी। दोनों का निकाह पढ़ने वाले काजी ने जब रंजीत से उसके धर्म परिवर्तन का सबूत मांगा तो वो नहीं दे पाया, जिसके बाद काजी ने निकाह का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। रांची के शूटर तारा शाहदेव केस में आरोपी रंजीत और रकीबुल हसन को रांची सेशन कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रंजीत का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। रिमांड के दौरान पुलिस रंजीत के बिजनेस और उसके करीबी साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस ने रंजीत को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी थी। रंजीत को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर कल भेजा था। उधर इस मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार तारा शाहदेव के मामले को गंभीरता से ले रही है। सोरेन ने कहा कि सरकार की तरफ से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। सीएम सोरेन ने कहा कि अगर तारा शाहदेव अपने खेल ट्रैक पर लौटना चाहेगी तो सरकार पूरी मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर जापान जा रहे हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। मोदी देश में बुलेट ट्रेन के संचालन पर भी बातचीत कर सकते हैं। इस दौरे में यूएस को विमान खरीद जैसे सामरिक रिश्ते बढ़ाने और नाभिकीय सहयोग समझौते पर भी बातचीत होगी। देश में ढांचागत निर्माण के विस्तार और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं के लिए भी भारत जापान की तकनीक के इस्तेमाल पर बात कर सकता है। इसके अलावा $85 बिलियन के व्यापारिक समझौते पर भी भारत और जापान के बीच बातचीत होगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री जापान के साथ न्यूक्लियर समझौता भी कर सकते हैं। पीएम भारत के कई शहरों को जापान की तरफ विकसित करना चाहते हैं। माना जा रहा है रक्षा क्षेत्र में भारत जापान के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे की शुरुआत जापान के सबसे पुराने शहर क्योटो से करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्योटो में मोदी अपनी स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए सहयोग की संभावनाएं तैयार करेंगे। खबर है कि बनारस और क्योटो के बीच सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत पहले भी जारी है। मोदी आज क्योटो में गवर्नर और शहर की मेयर से भी मुलाकात करेंगे। वहीं इस यात्रा की शुरुआत में मोदी ने जापानी भाषा में ट्वीट किया। मोदी ने ट्वीट में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे से मुलाकात को लेकर अपनी उत्सुकता जताने के साथ ही 2007 में हुई पिछली जापान यात्रा को भी याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने की गैरहाजिरी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह सरकार में नंबर 1 की भूमिका निभाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह उनका कामकाज देखेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बात की औपचारिक सूचना जारी कर दी गई है। राजनाथ वर्तमान मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया। पहले भी पीएम मोदी के विदेश दौरों पर व्यवस्था की जा चुकी है। पिछले महीने जब मोदी ब्राजील गए थे और राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर गृह मंत्रालय का सुझाव खारिज कर दिया है। सूत्रों के माने राजनाथ सिंह ने नगा शांति वार्ता के लिए वार्ताकार अजीत लाल के नाम की सिफारिश की थी, जो हाल ही में जेआईसी के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे। लेकिन संयुक्त खुफिया समिति यानी जेआईसी के अध्यक्ष RN रवि को नगा शांति वार्ता के लिए नया वार्ताकार नियुक्त किया गया है।
आर.एन. रवि को पूर्वोत्तर मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। इससे पहले पीएमओ ने आईपीएस आलोक सिंह को राजनाथ सिंह का निजी सचिव बनाने की सिफारिश खारिज कर दी थी। सोनिया और राहुल गांधी अगले महीने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सोनिया राहुल का नाम नहीं है। कांग्रेस की ओर से तर्क दिया गया कि आमतौर पर कांग्रेस हाईकमान उपचुनाव में प्रचार नहीं करते। यूपी में कुल 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने 35 प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की इस लिस्ट में मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, रीता भगवान जोशी और नगमा के नाम हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सही प्रत्याशी के चुनाव के लिए पार्टी के सामने 12 पॉइंट की चेकलिस्ट रखी। इस लिस्ट के मुताबिक 2 बार से ज्यादा और 20,000 से ज्यादा वोटों से हार चुके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार और जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवार को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सजाने संवारने के लिए मिशन वीआईपी वाराणसी की शुरुआत हो चुकी है। शहरी विकास सचिव शंकर अग्रवाल ने पीएमओ में इस पूरे प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। जापान दौरे पर रवानगी से पहले खुद पीएम मोदी ने इस प्लान का प्रेजेंटेशन देखा और इसमें कुछ बदलाव के भी निर्देश दिए। इस प्लान के तहत शहर में आलीशान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और घाटों को हरिद्वार की तर्ज पर डेवलप करने की बात कही गई। इस प्लान पर अमल करने की योजना को हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना का नाम दिया गया है। दिल्ली में बहुमत से दूर खड़ी बीजेपी सीक्रेट वोटिंग के जरिए सरकार बनाने की संभावना तलाश कर रही है। बीजेपी की नई रणनीति अनुच्छेद 175 और 86 में दिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही दिल्ली के एनसीटी एक्ट और सेक्शन 9 पर आधारित है। इन प्रावधानों के आधार पर उपराज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिसके बाद नेता सदन के चयन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा के सत्र में सीक्रेट बैलेट तरीके से वोटिंग कर नेता चुना जाएगा। इस तरीके से बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकने वाले कांग्रेस और आप के विधायकों की पहचान छुपी रहेगी। इसके साथ ही राज्यपाल का ये कदम विधायकों को दल बदल कानून से भी बचाने में कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर चुप्पी तोड़ी है, उसके रवैये को निराशाजनक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पाक उच्चायुक्त की कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात ने बातचीट का मजाक बना दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगी रिश्ते बनाने की कोशिश जारी रहेगी। सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी फ्लैग मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से नागरिक ठिकानों पर की जा रही फायरिंग का मुद्दा उठाया। मीटिंग में बीएसएफ के अधिकारी पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर गए थे, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अफसरों ने मिठाई को अगली मीटिंग में लेने की बात कही। शुक्रवार को 3.5 घंटे तक चली फ्लैग मीटिंग में दोनों देशों के 14 अफसर शामिल थे। दोनों देशों ने आगे भी फ्लैग मीटिंग करते रहने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने विदेशों से 6,000 करोड़ के 197 हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। सरकार ने इन हेलीकॉप्टरों को बाहरी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में ही बनाने का फैसला किया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से देश में ही 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार पैदा करने का रास्ता खुल जाएगा। वहीं भारतीय सेना को हथियारों से लैस करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को 20,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में रक्षा खरीदारी परिषद ने दिल्ली में करीब 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक में इसे मंजूरी दी। इसमें आर्मी के लिए 118 अर्जुन मार्क II टैंक, अत्याधुनिक संचार उपकरण, शिनकू और अपाचे हेलीकॉप्टर, नौसेना के लिए 16 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और मारक युद्ध प्रणाली शामिल है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया है। ममता के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की इजाजत देकर देश को विदेशी ताकतों के हाथों में बेचने की तैयारी की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की वैश्विक आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल सी विद्यासागर राव आज दोपहर राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ के बाद नए राज्यपाल को भारतीय नेवी गार्ड ऑफ ऑनर देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन से लोगों में उत्साह है। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों में हम अच्छी सीटों से जीत हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंतिम सत्र का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार सिविल सर्विसेज एग्जाम में अधिकतम उम्र की सीमा 32 से घटाकर 26 साल करने जा रही है। उम्र सीमा में यह बदलाव 2015 से लागू होगा और इसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए मौके कम हो जाएंगे।
नए प्रावधान के मुताबिक जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 26, ओबीसी के लिए 28 और SC/ST के लिए 29 साल होगी। इससे जनरल कैटेगरी को एग्जाम में बैठने का अधिकतम 3 मौके मिलेंगे, जबकि ओबीसी को 5 और SC/ST स्टूडेंट को 6 मौके मिलेंगे। फिलहाल जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 है और उसे एग्जाम में बैठने के लिए 6 मौके मिलते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है और उसे एग्जाम में बैठने के लिए 9 मौके मिलते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है, लेकिन इनके लिए एग्जाम में बैठने की कोई लिमिट नहीं है। महाराष्ट्र में पुलिस वालों को अब बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर छुट्टी मिलेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने कहा कि सरकार पुलिस अधिकारियों को तनाव मुक्त करने के लिए ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपने ताजा बयान को लेकर फिर से विवादों में फंस गए हैं। महिला के शरीर को मंदिर बताए जाने संबंधी बयान पर सोशल मीडिया में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। हर्षवर्धन ने कहा कि महिला का शरीर मंदिर है जो देश के भविष्य के नजरिए से बेहद अहम है। और दिल्ली में एक महिला कॉलेज की 85वीं सालगिरह के मौके पर बोल रहे थे। राजस्थान ATS ने अलर्ट जारी किया है कि देश में 15 आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने को फिराक में है। ATS के मुताबिक राजस्थान के रास्ते ये आतंकी सीमा पार से भारत में घुसे। राजस्थान ATS के मुताबिक ये आतंकी जैकेट बम बनाने, वाहन विस्फोटक डिवाइस बनाने और AK-47 चलाने में पूरी तरह से ट्रेंड है। राजस्थान ATS ने चिट्ठी लिखकर राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों को आगाह कर दिया है। ATS की चेतावनी के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। राजस्थान सीमा से लगे 4 जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। खबर पर पटना में JDU के छात्र संगठन ने BSNL दफ्तर के सामने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी BSNL का कॉल सेंटर बंद किए जाने का विरोध कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने सेक्स रैकेट को बेनकाब किया। मौके से 2 शख्स भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में 7 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड होने की बात सामने आई। सरकार को इससे हर महीने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। सभी जिला मजिस्ट्रेट को आज निर्देश दिया गया, इन फर्जी राशन कार्ड को तुरंत कैंसिल करें। करीब 3 महीने पहले नोएडा में अपनी मौत का नाटक रचने वाले RTI कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चंद्रमोहन को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। भगवान गणेश पर फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के विवादित ट्वीट पर हंगामा होने के बाद रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर माफी मांगी। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय से भी रामगोपाल वर्मा की शिकायत की गई है। इससे पहले फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने विवादित ट्वीट किया, जो खुद का सिर कटने से नहीं बचा पाया और दूसरों के सिर को कैसे बचाएगा, लेकिन बेवकूफों को हैप्पी गणपति डे। देश के कई हिस्सों में गणपति महोत्सव की धूम देखी जा रही है। गणपति महोत्सव का सबसे ज्यादा खुमार मुंबईकरों पर चढ़कर बोल रहा है। आज कई जगहों पर 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई समेत देश भर में गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई में अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी बप्पा के दर पर पहुंची। अभिनेता जितेंद्र ने भी अपने घर में गणपति की स्थापना की है। एक्टर विवेक ओबराय भी अपने घर गणपति को लेकर आए। मुंबई की गणेश गली में गणेश चतुर्थी के मौके पर खास रौनक देखने को मिल रही है। नासिक में ट्रेन के डिब्बे में गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई। मुंबई में भोजपुरी फिल्म के अभिनेता रवि किशन ने अपने घर में बप्पा को स्थापित किया। वहीं अभिनेत्री संभावना सेठ ने भी अपने घर में बप्पा को स्थापित किया। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अपने अंदाज में बप्पा की पूजा की। मुंबई पुलिस ने मुंबई के लोगों को अलर्ट रखने के लिए एक वीडियो के जरिए प्रचार करना शुरू किया है। मुंबई पुलिस ने मुंबई के लोगों को अलर्ट रखने के लिए एक वीडियो के जरिए प्रचार करना शुरू किया है। इस वीडियो में अपील की गई, महोत्सव की खुशी के बीच अपने आसपास 1 मिनट ध्यान से देखिए। मुंबई पुलिस ये कार्यक्रम ICICI बैंक के साथ मिलकर कर रही है, जिसका नाम मुंबई के लिए 1 मिनट रखा गया है। अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन आने के संकेत मिलने लगे हैं। खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार, विकास होने से आर्थिक विकास दर में तेजी देखने को मिली। GDP में बढ़ोतरी 2.5 साल में सबसे ज्यादा है। उत्तर रेलवे ने नए टाइम टेबल की घोषणा की है, जिसके तहत 57 नई ट्रेनें चलाने की बात कही गई है। वैष्णो देवी के लिए 5 अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। ISIS आतंकियों ने इराक में एक कुर्दिश सैनिक का सिर कलम करने का वीडियो जारी किया।
पीड़ित सैनिक सिर कलम किए जाने से पहले आईएसआईएस के कब्जे वाले शहर में एक मस्जिद के करीब घुटनों के बल बैठा दिखाई पड़ रहा है। आईएसआईएस की ओर से जारी मैसेज इन ब्लड नामक इस वीडियो में संतरी रंग के जंपसूट पहने लोगों को भी दिखाया गया। वीडियो में आतंकियों ने चेतावनी दी, अगर कुर्दिश नेताओं ने अमेरिका को समर्थन दिया तो सभी को मार दिया जाएगा। पाक सेना ने पीएम नवाज शरीफ के प्रदर्शनकारियों की मध्यस्थता वाले बयान को खारिज कर दिया। पाक सेना के अधिकारी ने ट्वीट कर कहा, प्रदर्शनकारियों ने नहीं, सरकार ने सेना प्रमुख से गतिरोध सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए कहा। नवाज शरीफ ने आरोप लगाया था कि इमरान खान और कादरी ने सेना से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात की है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी यूक्रेन में रूस समर्थकों के नियंत्रण वाले इलाके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के सबूतों को छापा है। HRW के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में मनमाने ढंग से नागरिकों को हिरासत में लेकर उनकी हत्या की जा रही है। यूक्रेन हिंसा में अब तक 2200 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में हिंसा के लिए रूस जिम्मेदार है।